हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ जिस मूवी के बारे में। एक्चुअली मैं उसका रिव्यू भी कर रही हूँ, साथ ही साथ उसको रोस्ट भी कर रही हूँ। और एक तरीके से कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी मेरे इस मूवी के साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरी बहुत ही करीबी दोस्त, मेरी सूक्ष्मदर्शिनी यानी कि इट्स अनियन का, क्योंकि उन्होंने ही मुझसे कहा कि मैं इस मूवी के बारे में बात करूं। तो थैंक यू इट्स अनियन, आपने एक बार फिर से मेरे ऊपर इतना भरोसा करके इतनी बड़ी बैनर की फ़िल्म की जो है मुझे ये कमान सौंपी कि मैं इसका रिव्यू, रोस्टिंग जो मेरे मन में है मैं उसको आप लोगों के सामने रखूं। सो वंस अगेन इट्स अनियन, थैंक यू सो मच। और जी हाँ, जिस मूवी के बारे में मैं बात कर रही हूँ ये मूवी यादें हैं। जी हाँ, यादें मेरी नहीं बल्कि आपकी भी हो सकती हैं। हम सबकी ज़िंदगी में यादों का एक बहुत बड़ा रोल होता है और उन्हीं यादों को कैसे समेटा जाता है, कैसे रखा जाता है, इसी को रिप्रेजेंट करती है ये फ़िल्म जिसका नाम भी है यादें, जो आई थी सन 2001 में और इसे बनाया था सुभाष घाई साहब ने। एक तरीके से ये सब कुछ सुभाष घाई की बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। ये फ़िल्म ताल के बाद आई थी, ताल 1999 में आई थी और इसके बाद सन 2001 में सुभाष घाई लेकर आए थे यादें। सबसे पहले तो मैं बात आपको ये कहूँ कि इसका टाइटल मुझे बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग लगता है। यादें मैं समझ नहीं पाई उस टाइम, तो खैर हम लोगों ने इतना दिमाग नहीं लगाया, लेकिन आज मैं देखती हूँ तो यादें फिल्म का टाइटल और कहानी बिल्कुल मिसमैच होती है। हालांकि यादें सिर्फ एक पॉइंट पर मैं कह सकती हूँ जहाँ पर फिल्म में जो जैकी श्रॉफ होते हैं, जो एक एनआरआई होते हैं, जो विदेश में रहते हैं, कभी कभी हिंदुस्तान भी आ जाते हैं, उनकी पत्नी होती हैं रति अग्निहोत्री और उनकी होती हैं 3 बेटियां, जिसमें से करीना कपूर होती हैं सबसे छोटी। और एक दिन रति अग्निहोत्री का हो जाता है दुर्घटना में एक्सीडेंट, जिससे उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद अपनी पत्नी की यादों को समेटकर वो 3 बेटियों को पालते हैं और बड़ा करते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज दिखाने की भी कोशिश करी। बहुत कुछ था जो फिल्म बता कुछ रही थी, दिखा कुछ रही थी, जता कुछ रही थी। तो मैं सबके ऊपर धीरे धीरे बात करूँगी, नहीं तो मुझे बताने में भी बहुत कन्फ्यूज़न होगा और आपको समझने में भी बहुत कन्फ्यूज़न होगा। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी इस फिल्म की नायिका करीना कपूर के ऊपर। करीना कपूर ने सन 2000 में रिफ्यूजी मूवी से अपना डेब्यू किया था अपनी बहन के एक्स फियोंसी के साथ, यानी कि मिस्टर अभिषेक बच्चन के साथ, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप रही। और उसके बाद सन 2001 में आती है सुभाष घाई की फिल्म। सुभाष घाई एक जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। क्या माधुरी दीक्षित, क्या महिमा चौधरी, क्या ऐश्वर्या राय, मीनाक्षी शेषाद्री, बहुत सारी ऐसी हीरोइंस को उन्होंने बहुत ही बुलंद रोल दिए हैं और जिसके चलते करीना बड़ी लकी थी कि उन्हें अपने करियर में इतना जल्दी इतना बड़ा ब्रेक मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुभाष घाई ने ना करीना को कहीं ना कहीं महिमा चौधरी, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या जैसा फिल्म में बताने की कोशिश की गई। अब आप लोग कहेंगे भाई ये कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो वो माधुरी की तरह करीना कपूर को डांस करवाना चाहते थे। दूसरा, महिमा चौधरी की तरह फिल्म में जिस तरीके से महिमा चौधरी ने जो एक फर्मावदार बेटी का कैरेक्टर प्ले किया, जो अपने माँ बाप के प्रति, अपने देश के प्रति बहुत ही वफादार है, बिल्कुल ऐसा ही रोल कहीं ना कहीं लिखने के लिए जो है उन्होंने खुद को शायद मजबूर किया होगा या अपने राइटर से करवाया होगा कि भाई ये एलिमेंट तो हीरोइन को देना ही देना है। और तीसरा एलिमेंट था खूबसूरती। ऐश्वर्या जितनी खूबसूरत उनकी फिल्म ताल में लगी थी, वो आप सब ने वो खूबसूरती को नोटिस किया होगा, क्योंकि ताल फिल्म में ऐश्वर्या के पास डायलॉग्स बहुत ही कम थे, थी तो सिर्फ अदाएं जो उन्होंने दिखाई गानों में और अपने एक्सप्रेशंस में, सो कॉल्ड एक्सप्रेशंस में। क्योंकि
जो थी ऐश्वर्या राय, उनकी भी कोई बहुत लाजवाब एक्टिंग नहीं थी शुरू शुरू में। वो तो धीरे धीरे उनकी एक्टिंग इम्प्रूव हुई। डांस वो अच्छा कर लेती थी और ऑफ कोर्स वो खूबसूरत बहुत थी, जो उनके लिए करियर में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी बॉलीवुड में जगह बनाने की। हालांकि उस टाइम पे खूबसूरत हीरोइंस बहुत कम होती थी। आज तो खैर इतना हाईटेक ज़माना है और इतना मेकअप किया जाता है, इतने तरीक़ों की चीज़ें आ गई हैं जिससे हर आम चेहरा जो है वो ख़ास बन सकता है और बड़ी से बड़ी हीरोइन को टक्कर दे सकता है। लेकिन वो टाइम बड़ा अलग था। तो यहाँ पर करीना पर भी ये रोल थोपने की कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करीना बिल्कुल भी किसी भी उसमें फ़िट नहीं हो पाई हैं। हालांकि उन्होंने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन वो करियर में नहीं थी। और कई लोग नहीं इतनी जल्दी करियर में इतना स्ट्रॉन्ग रोल कर पाते। लिखने की तो सुभाष घाई ने बड़ी कोशिश करी कि इस कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग लगाए, स्ट्रॉन्ग थोड़ा निकाले, लेकिन वो हुआ नहीं। आई डोंट नो क्या हुआ। और करीना कपूर ने को हर तरीके से जो है वो करने की कोशिश की गई, मोटिवेट करने की कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी एक्टिंग आपको इस फिल्म में बहुत कम दिखेगी। इनफैक्ट दिखेगी ही नहीं, उनका क्रिंज पना बहुत ज़्यादा दिखेगा, जिसकी वजह से इतना अच्छा डिसेंट रोल भी ख़राब आपको दिखेगा। ये मैं करीना कपूर के बारे में बात कर रही हूँ। और शायद बहुत कम लोग जानते हैं, या शायद अब तो खैर सबको ही पता है सोशल मीडिया के ज़माने में, कि करीना कपूर ऋतिक रोशन के साथ कहो ना प्यार है में अपना डेब्यू करने वाली थी। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ निजी कारणों की वजह से वो इस फिल्म से निकल जाती हैं। हालांकि कहो ना प्यार है मूवी में एक सीन है जो बहुत दूर से लॉन्ग शॉट लिया हुआ है, जहाँ पर करीना ऋतिक के साथ खड़ी हुई हैं, लेकिन वो किसी ने भी नोटिस नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था, लोगों की इतनी पारखी नज़र नहीं थी, इतनी लोग बातें फिल्मों के इतने बिहाइंड द सीन्स डिस्कस नहीं करते थे तो जब फिल्म रिलीज़ हो जाती थी। बट ये चीज़ अब जाकर पता चली कि करीना कपूर का एक शॉट आपको इस फिल्म में होगा जो बड़े दूर से दिखेगा। आप लोगों को लगेगा कि अमीषा पटेल खड़ी हैं, बट वो करीना थी। उनके जो हेयर्स थे, शॉर्ट हेयर्स थे, शायद ये मैंने कहीं सोशल मीडिया पे ही सुना था। तो ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, और इस फिल्म में जो बात करूँगी, अब मैं बात करूँगी ऋतिक रोशन की। जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी बताया कि करीना के साथ ऋतिक का डेब्यू होने वाला था। एक तरीके से बहुत अच्छा हुआ कि करीना कपूर कहो ना प्यार है से निकल गई, क्योंकि वाकई इनकी केमिस्ट्री बर्दाश्त करने से बिल्कुल बाहर है। चाहे आप मुझसे दोस्ती करोगे देखो, चाहे वो केथरी जी देखो, चाहे वो मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म देखो, तीनों फिल्म में करीना और ऋतिक की जो केमिस्ट्री है वो बड़ी लस्टी सी लगी है मुझे कोई वो जेन्युइन वाली केमिस्ट्री जो एक होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली है। और आपको इस फिल्म में कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऋतिक के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। ऋतिक रोशन ने ये सोचा कि एक बड़ा बैनर है, सुभाष घाई ने मुझे लिया है और बड़े बड़े लोग हैं इस फिल्म में, लेकिन सच कहूँ तो इस फिल्म में आपको ऋतिक रोशन एक चोमो ही लगेगा। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट दैट्स ट्रू, क्योंकि जो ऋतिक रोशन है वो बिल्कुल आपको उनकी एक्टिंग देखकर लगेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पिक्चर चल कौन सी रही है। ये केथरी जी है, मुझसे दोस्ती करोगे है, या मैं प्रेम की दीवानी हूँ है। हालांकि ये जो फिल्में हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, केथरी जी तो दिसंबर 2001 में आई थी, इस फिल्म के बाद ही आई थी। और मुझसे दोस्ती करोगे और मैं प्रेम की दीवानी हूँ ये भी बाद में आई हैं, लेकिन आप लोगों ने तो ये फिल्में देखी होंगी और सैटेलाइट चैनल पर तो ये फिल्में आती ही रहती हैं। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये यादें पिक्चर चल रही है। लिटरली उन तीनों फिल्मों का मिश्रण आपको इस फिल्म में ऋतिक रोशन की एक्टिंग के द्वारा देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा काम खराब है। ठीक है, ऋतिक डांस बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एक डांस के बलबूते पर ये कोई डांस की फिल्म तो है नहीं। कहानी ही इतनी गड़बड़ घोटाला है, तो आप क्या समझते हैं। अच्छा, इस फिल्म में अब बात करेंगे सीनियर सिटीज़न की, जो थे हमारे सीनियर एक्टर जैकी दादा अपने बीड़ू। सच में बीड़ू को देख कर ना आपको बड़ी ही पीड़ा होगी, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा। इस कैरेक्टर को ऐसा दिखाया गया कि ये अपनी पत्नी के वचनों को याद करके कि माँ बाप को एक टाइम
टाइम बाद बच्चों का दोस्त बन जाना चाहिए, बट एक्चुअल में मुझे समझ में नहीं आया कि ये बंदा दोस्त था किसका, अपनी बेटियों का था या अपने दोस्त के बेटे का था या अपने दोस्त का था जिसका बेटा ऋतिक रोशन था उसका ये दोस्त था। जी हाँ, आप लोग भी शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं थोड़ी कहानी की ब्रीफिंग भी कर देती हूँ कि कहानी कुछ यूँ होती है कि जो जैकी श्रॉफ का एक बेस्ट फ्रेंड होता है और जिसका बेटा होता है ऋतिक रोशन, लेकिन वो ऋतिक रोशन अपने माँ बाप को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे इतना वक्त ही नहीं दिया होता है। तो वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है जैकी श्रॉफ से, रति अग्निहोत्री से और उन तीनों बेटियों में से। और वो भी जो है ऋतिक को बड़े बेटे की तरह ही मानते हैं, लेकिन राखी वो सिर्फ अपनी बड़ी बेटी से ही बनवाते हैं, बाकी बेटियों से नहीं बनवाते। स्पेशली छोटी बेटी से तो बिल्कुल भी नहीं बनवाते। वो क्यों नहीं बनवाते? क्योंकि भाई राइटर को पता था कि आगे जाकर इनकी शादी करवानी है तो राखी कैसे बनवाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। तो क्योंकि नॉर्मली जब आप किसी के यहाँ, हमारे यहाँ भी नेबर्स हैं जिनके 2 बेटे हैं और दूसरे नेबर की 3 बेटियाँ हैं, तो वो जो 2 लड़के होते हैं वो तीनों लड़कियों से जो है राखियाँ बंधवाते हैं। वो छोटी को नहीं छोड़ देते कि भाई इससे सबसे छोटी का बच्ची है, इससे क्या हम राखी बनवाएं। वो सबसे बनवाते हैं, भले ही वो किसी भी एज के हों, वो उन लड़कियों के हम उम्र हों या उनसे बड़े हों या छोटे हों, राखी तो राखी होती है। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ बड़ी बेटी से राखी बनवा ली। अच्छा, अब बात करते हैं जैकी श्रॉफ की। जैकी श्रॉफ का जो बहुत ही रुला हुआ कैरेक्टर है कि भाई वो अपनी बीवी की यादों में खोया रहता है। एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ये फिल्म का टाइटल रखा गया, यादें, जबकि और कुछ यादों जैसा नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी तो आपको लगेगा कि ये मोहब्बतें 2.0 चल रही है, जहाँ पर शाहरुख खान ऐश्वर्या की यादों में खोया रहता है और वो भूतनी बन के आसपास परिक्रमा करती रहती है शाहरुख खान के। यहाँ पर भी कुछ मामला सिमिलर है कि वो भी बस यादों में, गानों में रति अग्निहोत्री की झलक दिखती है। रति अग्निहोत्री जी उस टाइम पर एक तरीके से बॉलीवुड में अपना कमबैक कर रही थी, जो एक वक्त पे 80s के दशक की बड़ी जानी मानी एक्ट्रेस हुआ करती थी। आज की तारीख में तो वो दादी बन चुकी हैं, क्योंकि जो उनका एक्टर बेटा है वो मैरिड हो चुका है और उसका एक बच्चा भी हो चुका है। और रति अग्निहोत्री जी की खुद की निजी ज़िंदगी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स बाहर आए, जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी बने। अब तो खैर उनकी लाइफ काफ़ी स्टेबल हो गई है। लेकिन इस फिल्म में रति अग्निहोत्री बड़ी सुंदर भी लगी हैं। पुराने ज़माने की अभिनेत्री हैं, तो उनको उनकी सुंदरता को ज़्यादा निकाला, उनकी एक्टिंग को ढकाया और उनकी खूबसूरती को बाहर निकाला। ये बड़ा मुझे एक तरीके से अन्याय लगा, लेकिन खैर ठीक है। बस यही एक यादें का मुझे एक फैक्टर लगा, बाकी तो यादों जैसा कोई ज़्यादा पिक्चर में था नहीं। जैसे कि परदेस मूवी में परदेस को लेकर जो है फिल्म इर्द गिर्द घूमती है कि एक लड़की है जो देश के प्रति उसकी एक बड़ी ही भावना है, और वो शादी, उसकी सगाई होती है एक ऐसे लड़के के साथ जो विदेशी होता है इंडियन है पर सोच विदेशी होती है। तो कैसे वो एडजस्ट करती है, फिर कैसे वो उस रिश्ते को ठुकराती है। तो वो सारी जो फिल्म थी ना, वो उस परदेस के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमती थी। यहाँ पर यादें का टाइटल ही खाली बस है कि भाई वो अपनी वाइफ को यादों में याद करता है, और मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है। मतलब जब बीवी मरेगी तभी पति को उसकी कदर पता चलेगी। ठीक है, इस फिल्म में ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग थी, और फिर जाहिर सी बात है अच्छी बॉन्डिंग है तो जब डेथ हो जाती है वाइफ की तो हस्बैंड याद करता है, रोता है। लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी मैंने देखा है कि वाइफ जिंदा होती है तो वाइफ को गालियों के सिवाय पति से कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही पत्नी टपक जाती है पतियों का प्यार जाग जाता है। और कुछ ऐसे पति होते हैं कि बीवी जिंदा थी तो भी उनके लिए कोई कदर नहीं थी, और मरने के बाद भी उनको की कोई पूछ नहीं होती है। तो ये भी एक फैक्टर देखा है। लेकिन खैर ये फिल्म है तो इसको थोड़ा इमोशनल करने के लिए और जैकी श्रॉफ को एक अच्छा हस्बैंड, लविंग हस्बैंड दिखाने के लिए
अब बात करूंगी कि भाई इसका इसकी बेटियों के साथ में कैसा रिश्ता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि इसका अपनी बेटियों के साथ एक दोस्त जैसा रिश्ता है, बल्कि एक टिपिकल फादर जैसा है कि लड़कियों को कैसे शादी करनी चाहिए, कैसे घर में जाना चाहिए। और अगर आप कहते हो कि आप अपने बच्चों के फ्रेंड्स हो, तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो अपने फ्रेंड की खुशी के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पिता दोस्त है ये तो अपनी बेटी को ही समझौते सेक्रीफाइस करने को कह रहा है कि भाई तुम अपनी मोहब्बत को त्याग दो, क्योंकि मेरा दोस्त जो है उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसकी फैमिली वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लस जो ऋतिक रोशन है जो उसको अंकल फ्रेंड बोलता है, अंकल पता नहीं राज बोलता है, पता नहीं क्या बोलता है, वो भी कहता है कि नहीं बेटा तुम अपने माँ बाप की सुनो। भाई मुझे तो ये दोस्ती का बिल्कुल भी रिलेशन समझ में नहीं आया, जो बिल्कुल ही गुड़ गोबर मुझे लगा। और अब मैं बात करूँगी कि जो जैकी श्रॉफ है उसकी सोच बड़ी ही पिछड़ी हुई दिखाई गई है। कहने को वो दोस्त है, मॉडर्न सोच रखता है कि भाई वाइफ ने जो उसको कहा था कि बच्चों के दोस्त बन जाओ, तो भाई मुझे नहीं लगा, बल्कि वो तो चाहता है कि भाई शादी के बाद जो बहुएं होती हैं उन्हें अपने बड़ों की मुरादें पूरी करनी चाहिए, बच्चा पैदा करना चाहिए। मुझे ये भी समझ में नहीं आया। अब ठीक है, बहुत से लोगों को ये सही भी लग सकता है, बट मुझे ये बड़ा अजीब लगा आज की तारीख में। उस टाइम पर तो मैंने इन सारी बातों को ध्यान में ही नहीं दिया। तो मुझे भी ये दोस्त का कैरेक्टर बिल्कुल भी फिट नहीं हुआ। हालांकि जैकी श्रॉफ को ये जो फिल्म दी गई थी वो ये सोचकर दी गई थी कि जैकी को तो नेशनल अवार्ड मिल जाएगा इस फिल्म के लिए, लेकिन ये फिल्म चली ही नहीं। ये फिल्म इतनी बड़ी डिज़ास्टर हो गई, तो फिर जो इसके जैकी के रोल को भी इतना तवज्जो नहीं मिला। नॉमिनेशन मिला फिल्म फेयर में, लेकिन अवार्ड कतई नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, मामा बना देना, कहते हैं ना किसी को मतलब बिल्कुल ही वो कर देना, बड़ा बुरा हुआ। मुझे सच में जैकी श्रॉफ के साथ बड़ा ही बुरा लगा कि भाई वो उनका मतलब ले लिया गया। मतलब वाकई उन्होंने सोचा क्या था और हुआ क्या। तो खैर ये तो थी जैकी श्रॉफ की बात। अब मैं बात करूँगी इस फिल्म की कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आपने नोट किया होगा, नहीं किया होगा। इस फिल्म में डॉली बिंद्रा और काम्या पंजाबी भी हैं। जी हाँ, काम्या पंजाबी करीना कपूर की फ्रेंड का रोल करती हैं, और इधर जो डॉली बिंद्रा होती हैं वो जैकी श्रॉफ की जो मंजली बेटी की सास का रोल निभा रही होती हैं। तो ये भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इस फिल्म में एक सेकंड लीड एक्ट्रेस भी आपको देखने को मिलेगी जो करीना के ऑपोजिट थी। एक तरीके से करीना, ऋतिक और इसका एक त्रिकोण बनाने की भी कोशिश करी। लड़की का नाम था किरण राठौड़, जो कि एक ज़माने में म्यूज़िक वीडियोज़ में बहुत मुझे दिखा करती थी 90s के एरा में। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये रवीना टंडन की कज़न है। और साउथ में इनका कुछ नाम ज़रूर बना। इन्होंने अपना एक ऐप भी बनाया। जाहिर सी बात है किस लिए बनाया होगा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी बोल्ड एक्ट्रेस रह चुकी हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल इनकी लाइफ रह चुकी है। और यही वजह है कि इन्होंने बिग बॉस तेलुगु के सीज़न 7 में, जो 2022 या 23 में आया था, हाँ, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। तो कोई खासा इनका करियर चला नहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। ये इनकी पहली और आखिरी फिल्म थी। हालांकि इससे पहले इन्होंने हिंदी म्यूज़िक वीडियोज़ में जो आते थे उसमें ज़रूर काम किया है, लेकिन उसके बाद इनको कोई और काम मिला ही नहीं। और इनका रोल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक एक ग्लैमराइज्ड, एक बाहर विदेशी इंडियन लड़की है जो विदेशी माहौल में रहकर अपनी संस्कृति को भूल गई है। तो वैसा कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब मैं बात करूँगी इस फिल्म के म्यूज़िक के बारे में। सच कहूँ तो इस फिल्म का अगर कुछ वाकई बहुत अच्छा था तो इस फिल्म का म्यूज़िक बड़ा अच्छा था। इस फिल्म के जो गाने थे वो बड़े ही ज़बरदस्त थे, ख़ास तौर पे टाइटल ट्रैक जब दिल मिले, एली रे एली, फिर उसके बाद ए दिल दिल की दुनिया में। मेरे अगर 2 फेवरेट इस फिल्म के 2 गाने हैं, एक यादें याद आती हैं, दूसरा ए दिल दिल की दुनिया में, जिसको के ने गाया है और स्नेहा पंत ने अपनी आवाज़ दी है। स्नेहा पंत को भी ज़्यादा मैंने फिर उसके बाद सुना नहीं, और मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है स्नेहा पंत की। जाहिर सी बात है कि जो लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाते हैं उनके करियर इतने लंबे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में और म्यूज़िक इंडस्ट्री में
टिक नहीं पाते हैं। तो खैर ये एक बात थी फ़िल्म के म्यूज़िक की, जो दिया था अनु मलिक साहब ने, और इसके गाने लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। आनंद बख्शी साहब की ये लास्ट फ़िल्म थी, उसके बाद सन 2002 में उनकी डेथ हो गई। इनफैक्ट अमरीश पुरी साहब की भी ये आप कह सकते हैं कि उनके जाने से पहले ये चंद साल जो थे उनकी ये लास्ट फिल्म है। सन 2005 में अमरीश पुरी की डेथ होती है और सन 2001 में यादें फिल्म आती है। तो एक तरीके से अब जो था अमरीश पुरी का भी जो टाइम था वो लगभग पूरा हो रहा था बॉलीवुड में। और अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में तो ना आनंद बख्शी साहब हैं और ना ही अमरीश पुरी साहब हैं। और आनंद बख्शी साहब ने जो ये गाना लिखा है यादें याद आती हैं, सच में इसको जब मैं उस वक्त सुनती थी तब जो मुझे फ़ील होता था, आज तो मुझे बहुत ज़्यादा इस गाने को देखकर बहुत ही ज़्यादा आप कह लो नॉस्टैल्जिया से ज़्यादा दुख होता है कि वाकई इतने गहरे वर्ड्स थे जो शायद उस वक्त हमें इतने महसूस नहीं होते थे, लेकिन आज इस गाने का एक एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में आपको लेके जाएगा। ओवरऑल आप इस फ़िल्म को फैमिली के साथ तो बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इरिटेटिंग लगेगी। जैसा दिखाने की कोशिश की गई वैसा बिल्कुल भी निकल के सामने नहीं आया, बल्कि इतनी घी खिचड़ी बन गया। अच्छा, इसमें खिचड़ी से मुझे याद आया जो हंसा के बाबूजी हैं प्रफुल्ल जो थे, हंसा के जो प्रफुल्ल थे, उनके पिताजी भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी जाने पहचाने चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें आपने आगे चलकर टेलीविज़न में एक अच्छा नाम बनाते हुए देखा है। तो ओवरऑल ये जो फिल्म है ये क्रिंज है, इसमें बहुत सारा क्रिंज है। इमोशनल पना डालने की कोशिश करी पर वो उतने बेहतर तरीके से नहीं निकल पाया। इसमें लव स्टोरी डालने की कोशिश करी, वो भी इतनी नहीं अच्छी से निकल पाई, क्योंकि केमिस्ट्री भी मुझे नहीं निकल पाई। और जो एक इमोशन एक्ट्रेस में होना चाहिए अपने प्यार को लेकर, अपने लवर को लेकर, वो इमोशन भी करीना का नहीं आ सका। और ऋतिक रोशन के साथ तो कहते हैं ना खेला हो गया, ऋतिक और जैकी श्रॉफ दोनों के साथ इस फिल्म में बहुत बड़ा खेला हो गया, क्योंकि इन दोनों ने क्या सोचकर इस फिल्म को चुना था और उनको क्या हो गया। बिल्कुल ऋतिक रोशन की ये फ़िज़ा और मिशन कश्मीर के बाद ये एक फ़िल्म थी लव स्टोरी। इससे पहले वो कहो ना प्यार है कर चुके थे, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये फ़िल्म जब फ्लॉप हुई तो बहुत बड़ा धक्का तो मुझे लगता है ऋतिक को भी लगा होगा, क्योंकि वाकई फ़िल्म बिल्कुल नहीं चली थी। तो ये सुभाष घाई के लिए भी बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको, मुझे लगता है कि परदेश फिल्म से प्रभावित होकर उन्होंने ये फिल्म बनाई। उसमें भी विदेश में रहने वाला इंसान जो है अपने देश की मिट्टी के लिए जो है तड़पता है, उसकी खुशबू सूंघने के लिए तड़पता है। तो वैसे ही कुछ एलिमेंट्स यहाँ डालने की कोशिश करी, अपने कल्चर को लाने की कोशिश करी, लेकिन वो डेप्थ, वो गहराई फिल्म में नहीं निकल के आई जो शायद आपको सुभाष घाई की दूसरी फिल्मों में देखने को मिलेगी। इवन ताल में भी, ताल जो था टाइटल को फिल्म में बहुत ही अच्छे से यूज़ किया, डांस को, म्यूज़िक में, कि भाई ये ताल वर्ड जो होता है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, डांस में, म्यूज़िक में, तो उसको कैसे एक लाइफ में बैलेंस कैसे बनाया जाए, उस चीज़ को भी थोड़ा बहुत रखा। हालांकि ताल फिल्म भी जो है अगर चली तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने गानों की वजह से चली थी, और AR रहमान साहब ने बड़ा ही ज़बरदस्त संगीत दिया था। हालांकि इस मूवी में भी वो AR रहमान को ही लेना चाहते थे, लेकिन बात बनी नहीं, तो अनु मलिक ने कदम रखा, और अनु मलिक ने इतना भी डिसअपॉइंट नहीं किया। इस फिल्म के जो गाने हैं आप सुन सकते हैं, मैंने तो बहुत सुना है, मैंने बहुत सुने हैं ये गाने सच में। अच्छा, एक चीज़ और मैं जाते जाते आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने नच बलिए सीज़न 2 तो देखा ही होगा, जिसके विनर बने थे हुसैन और टीना। हुसैन वही हैं जो स्टार प्लस के शो कुमकुम में आते थे सुमित बन के जूही परमार के साथ। उनकी वाइफ को करीना कपूर की जो 2 बहनें हैं उसमें से एक बहन का रोल ऑफ़र हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि उनको एक्टिंग में इंटरेस्ट ही नहीं था। और ये बात खुद टीना ने ही उस शो की जो बैक स्टेज स्टोरीज़ कवर होती थी नच बलिए की, उस दौरान बोला है।
और इस फिल्म में जो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बेटियों का बोझ कितना एक बाप को होता है कि भाई बेटी की शादी हो जाए, फिर बेटी का बच्चा हो जाए है। और इस फिल्म में भी एंड में यही दिखाया है कि तीनों बेटियों में से एक बेटी का बच्ची हो गई है, और वो भी कह रही है कि जैकी श्रॉफ को कि नानू आप मेरे दोस्त बनोगे, तो वो कहता है चलो हाँ क्यों नहीं, जो कि मैं अपनी बेटियों का भी दोस्त रहा, अब मैं अपनी नाती का भी दोस्त बनूंगा। चलो ये बात तक तो अच्छी है। फिर वो कहती है, सबका पूछती है अपनी माँ का, मासियों का, कि इनकी शादियाँ कब हुई, तो वो बताता है कि भाई किसकी शादी कितने साल हो गए। फिर एंड में कहती है मेरी शादी कब होगी। मैंने वहीं पर सर पेट लिया, मैंने कहा तू निकल, तू अभी पहली फुर्सत में निकल यहाँ से। वाह। और वो हंस रहे हैं करके और फिल्म ख़त्म हो जाती है। वाह। तो ये कौन सी नई ज़माने की ये फिल्म थी, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। और गड़बड़ घोटाला इस फिल्म में इतना था, और काफ़ी पैसा इसमें लगाया, फॉरेन लोकेशन, गानों को भी काफ़ी उससे शूट किया गया। लेकिन वही बात है कि जब नींव ही कमज़ोर हो तो फिर इमारत कितनी भी ऊंची बना लो, फिर एट द एंड ऑफ द डे वो ढह जाती है। तो आई होप कि मैं आपको सही से फिल्म के बारे में बता पाई हूँ। और वंस अगेन जाते जाते एक बार फिर से मैं इट्स अनियन, मेरी सूक्ष्मदर्शिनी इस बड़ी को मैं बहुत 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 थैंक्स करना चाहूँगी कि तुम बहुत बहादुर हो, कि तुम हर बार एक लंगड़े घोड़े पर दाव खेलती हो। और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें निराश करती हूँ या मैं तुम्हारी जो है उस पर एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने मेरे पे भरोसा किया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से शुक्रिया, मेहरबानी, करम। और बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए पॉडकास्ट के साथ में गर्मा गर्म। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।